सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। ऐसी धुन में गा, गीत ऐसा कोई गा, छूले जो दिल में रा 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 रा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। पिछले हफ्ते इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे जाने माने संगीतकार इस्माइल दरबार। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। बातचीत का सिलसिला यहाँ आकर थम गया था, क्योंकि डोला रे डोला बेसिक लोगों ने देखा एक आइटम सॉन्ग की नजर से देखा है उसको, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको सुने और ध्यान से अगर उसको देखे भी तो आपको समझ में आएगा कि वो दोनों हीरोइन कितनी अंदर से दर्द है दोनों हीरोइनों के अंदर देवदास का। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला। तो आइए आगे सुने संगीतकार इस्माइल दरबार से ममता सिंह की बातचीत। आ गया वही दिन, आ गया मेरी सोन की रातों ने देखा था जिस दिन का सपना। सजना 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 सजना। अच्छा इस्माइल साहब, बातें देवदास की चल रही थी और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे के दौर में। आप बतौर वायलिन वादक और म्यूजिक अरेंजर कितने साल आपने काम किया? मैंने एज ए अरेंजर किसी से के साथ काम नहीं किया, हालांकि मुझे बहुत ऑफर्स थी। मैं स्ट्रेट मना कर देता था। मैंने कहा मैं किसी का असिस्टेंट बन के नहीं रहूंगा, या तो मैं म्यूजिशियन बन के रहूंगा या तो डायरेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। तो लोग हंसते थे बहुत, लोग कहते थे यार स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, पहले म्यूजिशियन बनता है आदमी, फिर उसको कंडक्टिंग का चांस मिलता है, फिर उसको अरेंजर बनने का चांस मिलता है, उसके बाद वो म्यूजिक डायरेक्टर बनता है। मतलब इतना टाइम किसके पास है? आपको सीधे म्यूजिक डायरेक्टर बनना। हाँ, म्यूजिशियन में इतना टाइम गवा दिया मैंने, बचपन गवा दिया, जवानी गवा दिया, अभी कंडक्टिंग करो, फिर वो भी किसी के अंडर में रहना मुझे पहले से पसंद नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप हो, बीवी हो, बच्चे हो, या दोस्त हो या डायरेक्टर हो। आई डोंट लाइक, मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता हूँ। हाँ, मुझे आप प्यार से कुछ भी करवा लीजिए, मैं करके निकल जाऊंगा। तो वही वाला सिस्टम है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था, असिस्टेंट बना नहीं। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया तो किन संगीतकारों से आप ज्यादा मुतासिर रहे हैं? सबसे ज्यादा? सबसे कम काम किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, और सबसे ज्यादा काम किया मैंने बप्पी लहरी के साथ। इसके अलावा मैंने नदीम श्रवण के साथ भी बहुत काम किया, आनंद मिलिंद के साथ भी बहुत काम किया, जतिन ललित के साथ भी बहुत काम किया, अन्नू मलिक के साथ भी बहुत काम किया, आखिर में आनंद राज के साथ भी काम किया। आनंद राज। हाँ, तो यहाँ तक तो मैं काम ही कर रहा था। और उस बीच में मुझे वो फिल्म मिली थी, तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मुझे बहुत बड़ी फिल्म मिली है और मैं भी अभी आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट जब मेरा म्यूजिक बाहर आया तो लोग आश्चर्यचकित। हाँ, कि यार ये कौन है, इस्माइल दरबार कौन है? तो मैंने इसीलिए कहा था ना कि इस्माइल दरबार उस वक्त भी वो इस्माइल दरबार ही था जब वायलिन बजा रहा था। तो समझ में नहीं आया किसी के, वो अचानक जब स्क्रीन पे आ गया तो बोले ये कौन है। अच्छा, इन संगीतकारों के साथ कोई खास याद जुड़ी है आपकी? सबके साथ एक याद है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सारे कंपोजरों का एक अपना रंग है, लेकिन मुझे बप्पीदा के साथ बहुत मजा आता था कि जो इतना जेवर पहन के आना। अच्छा, जेवर पहनने के बाद अपने काम को इतना लाइफली करना, कोई टेंशन लेके काम नहीं करते थे। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक स्टाइल चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था कि वो अपना रुबाब दिखाता है ऑर्केस्ट्रा के सामने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने, एक उसका एक अपना दिखाता है। वो बप्पीदा में वो नहीं था। बप्पीदा का कैसा था, अपना मस्त आते थे, उनके जो 4-5 जो मेन बंगाली थे उनके साथ बात करते थे और हंस बोल के गाना रिकॉर्ड करते थे। वो एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, इन संगीतकारों से जुड़ा हुआ कोई गाना आप इस वक्त श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? मुझे बप्पीदा का एक गाना बहुत पसंद है, जख्मी का, तो शायद आपके पास वो गाना होगा। उस गाने के बोले, अभी अभी थी दोस्ती अभी है दुश्मनी। बहुत खूबसूरत गाना है वो जो बप्पीदा का है। अभी अभी थी दुश्मनी अभी है दोस्ती, दारारे दारारा
तारारारा। अभी है दोस्ती
अच्छा इस्माइल साहब, आपने संगीत से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई, कैसे म्यूजिक डायरेक्टर आप बन गए ये तो आपने बताई, लेकिन कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे आप वायलिन वादक बतौर काम करते थे इन संगीतकारों के साथ, लेकिन अचानक आप संगीतकार जब बनने चले तो किस तरह की जद्दोजहद आपको करनी पड़ी? देखिए, मैं एक खास बात बताऊंगा कि जद्दोजहद जो होती है वो बहुत स्टैंडर्ड से किया था मैंने। जैसे एक स्ट्रगलर होता है जो सुबह शाम एक ही चीज सोचता है कि आज मुझे इससे मिलना है, आज उससे मिलना है, मैं वैसा नहीं करता था। मैं जब सुबह उठता था, जब मुझे लगता था कि आज किसी से मिलना चाहिए, तब मैं जाके किसी से मिलता था। तो चाहे वो दिन 1 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, लेकिन मैं रोजमर्रा का जो बोलते हैं ना कि उठते ही सुबह उठते ही शुरू हो जाना कि नहीं नहीं ये तो मुझे करना ही है, वैसा नहीं। जब मेरे अंदर से आवाज आती थी कि चलो आज तुम किसी से मिलो जाकर, तब मैं मिलता था। और मैं काफी बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ। और मेरे साथ एक खास वाकया यही होता था, हमेशा सेटिंग में हर इंसान, हर डायरेक्टर यही बोलता था, यार तेरे गाने बहुत अच्छे हैं, बट चांस कोई नहीं देता था। यार अलग गाने हैं तेरे, मगर कोई चांस नहीं देता था। इस्माइल दरबार साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जो आपके नाम के साथ इस्माइल और दरबार जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोई कहानी है, कोई इतिहास है दरबार का? ये 50 साल पुराना इतिहास है, ये कोई नया नहीं है। जब मेरे फादर, दरबार बैंड था हमारे फैमिली का जो शादी ब्याहों में बजता है, तो अभी एक 50 साल पुराना फोटोग्राफ हमारे पास आया है, जिसमें वो जो बड़ा ढोल होता है ना, उस पे लिखा हुआ है दरबार बैंड, और सारे म्यूजिशियंस ऐसे साथ में खड़े हैं, और मेरे फादर बीच में बैठे हैं, एकदम यंग, मेरे ख्याल से 20 साल के होंगे उस वक्त वो। तो ये 50 साल पहले की बात है। दरबार भी बहुत पुराना ही है, खानदानी परंपराओं से चला आ रहा है, लेकिन हमारा सरनेम दरबार सिर्फ दरबार बैंड में हम लोगों ने यूज किया था, और एज ए म्यूजिशियन मैंने फिल्म इंडस्ट्री में यूज किया उस दरबार को। तो मुझे काफी लोग बोलते थे, अरे यार ये दरबार ने किसी को कुछ नहीं दिया, तू क्यों ये नाम को रख रहा है? लेकिन मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी है। अच्छा इस्माइल साहब, आपने दीवानगी फिल्म में भी म्यूजिक दिया है, लेकिन दीवानगी फिल्म के गाने कामयाब नहीं हुए, तो क्या कमी रह गई थी, आपको क्या लगता है? डायरेक्टर समझ नहीं पाया, मैंने कुछ कमी नहीं रखा था। अच्छा, अपनी ओर से कोई कमी नहीं, मेरी गलती है ही नहीं उसमें। मैं अपनी गलती तब मानता हूँ अगर आप मुझे बताएं कि आपको ब्लैक शर्ट पहननी है और मैं व्हाइट पहन के आऊंगा, तो आपको तो दिमाग घूमेगा ही, यार मैं आपको बोला हूँ ब्लैक पहन के आओ, तो आप व्हाइट क्यों पहन के आए? तो वैसे ही हुआ, मुझे बोला कुछ गया, स्क्रीन पे दिखाया कुछ गया। क्या उस फिल्म का कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? उस फिल्म का एक गाना है, सुनीति चौहान से गवाया था मैंने गाना, और ए अजनबी उस गाने के बोल है। आप वो गाना जरूर सुनिए, और मैं ये कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ वो हर एक के बस का नहीं है। वो गाना काफी मुश्किल है, और बस इसमें मैंने सब कुछ बोल दिया कि वो हर एक के बस का नहीं है, और इतना खूबसूरत गाना है। आप सोचो उस गाने का क्या बैंड बजाया दीवानगी में, लेकिन ये गाना जरूर सुनना जो सुनीति चौहान ने सोलो गाया है, उसको सुनते। अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल गई, अगर तू दिल दे दे लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने हैं। अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल गई, अगर तुम दिल दे दे नाम लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने हैं। अजनबी न जाने तूने
अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, अगर तू दिल दे देना लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने हैं अजनबी। अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, अगर तू दिल दे देना लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने हैं अजनबी तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, अगर तू दिल दे देना लिख दूं तेरे सनम, तेरी कसम मेरी सांसें मेरी बाहें दीवाने हैं अजनबी। अच्छा इस्माइल साहब, आपके संगीत में रिदम के अनोखे पैटर्न और कोरस का बड़ा अनूठा इस्तेमाल होता है, तो ये कुछ कुछ पुराने दौर की याद दिलाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं जितना भी इंस्पायर होता हूँ अपने पुराने लोगों से ही होता हूँ। मैंने कभी इंग्लिश म्यूजिक सुन के इंस्पायर नहीं होता हूँ। मैं वर्ल्ड म्यूजिक कभी मैं सुनता नहीं हूँ। मैंने जितना भी सुना है, चलते फिरते जो भी सुना है वो चलते फिरते ही सुना है। मतलब ऐसा घर में मेरे आपको कभी नज़र नहीं आएगा स्टॉक मैं ये म्यूजिक सुनता हूँ। ये तो अभी बस लास्ट ईयर अभी थोड़े बहुत मैंने सीडीज खरीदे थे, तो वो भी एक दो सुना और मुझे ऐसा लगा नहीं यार ठीक है, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। क्योंकि आप सुनने के बाद आप ये सोचोगे कि मुझे ऐसा करना है। और मैं अंग्रेजों को क्यों सुनूं भाई, जब हमारे हिंदुस्तान में इतने जबरदस्त लोग हैं। तो मैं अपना गुरु इन लोगों को ही मानता हूँ, मदन मोहन जी को, जयदेव जी को और सलील दा को अपना गुरु मानता हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंचम दा, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, तो इतने महान गुरु सब यहीं पड़े जो इतना खजाना छोड़ के गए। पहले उनको तो ठीक से समझ ले। तो कोई खास गाना पुराने गाने से इंस्पायर्ड है आपका? जैसे कि देवदास, खास तौर से देवदास, हाँ। पुरानी देवदास भी बन चुकी है, तो क्या उसके गाने पुराने देवदास से कहीं इंस्पायर्ड? देखिए मैंने फिर से आपको फिर कहूंगा कि मुझे जब देवदास फिल्म बनाई गई तब मैंने खाली इतना ही मुझे पता था कि देवदास किसी कैरेक्टर का नाम है और चंद्रमुखी और पारो भी किसी कैरेक्टर का नाम है। मुझे कुछ कहानी पता नहीं थी। बहुत बड़ी सच्चाई है। जब संजय ने मुझसे कहा कि हम लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे इसको, मैंने कहा संजय 18 देवदास बन चुकी है, तो हम लोग क्यों ना इस देवदास में हम लोग अपना कुछ करें,
क्योंकि संजय ने भी 18 देवदास से अपनी देवदास को अपने ढंग से ही प्रेजेंट किया, तो मैंने कहा हम म्यूजिक को भी वैसे ही प्रेजेंट करें। हम किसी देवदास को, साइकिल साहब को सुन के हम साइकिल साहब जैसा काम कर नहीं सकते हैं, बहुत गुणी लोग हैं वो, तो हमको जो आता है हम वही करते हैं ना। तो जो भी किया है, जैसे भी जो लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, पर जो भी किया है वो हमने खुद ही किया है, मैंने और संजय ने मिलके किया है। आपको संतुष्टि है बहुत। और अच्छा, सुभाष घई साहब के साथ आपने कुछ फिल्में की हैं, उनसे आपकी किस तरह से मुलाकात हुई थी, कुछ यादें जुड़ी हैं उनके साथ? सुभाष घई साहब के साथ तो ऐसा हुआ कि सुभाष घई साहब ने मुझे एक बार कहा कि इस्माइल साहब, मैं खाली आपको साइन करने के लिए 2 महीना सोचता ही रहा कि आप बहुत सनकी है, तो मैं इसके साथ काम करूं कि नहीं करूं। जब मैं काम करने लग गया तब उन्होंने ये बात बताई, बोले आप तो बहुत बहुत अच्छे हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं आप में। मैंने कहा लोगों को लगता है कि मैं सनकी हूँ, वो क्यों लगता है मेरी भी समझ में नहीं आता है। फिर हमने साथ में काम किया तो उन्होंने सबसे पहली मुलाकात में मुझसे ये कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें आपके अलावा कोई म्यूजिक दे नहीं सकता है, पहले ये लाइन कही उन्होंने। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, अगर सुभाष घई ये बात बोले तो बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें कि इसमें 2 गाने रहमान के हैं। मैंने कहा ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए, आप इजाज़त रहमान से पहले लीजिए कि मैं इस्माइल दरबार के साथ काम करूं क्या, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रहमान को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरी फिल्म इसने छीन लिया, जो बेसिक हमारी इंडस्ट्री में चलता है, एक दूसरे की फिल्में छीनते रहते हैं, मैं वो चाहता नहीं था। तो मैंने सुभाष जी से कहा आप 1 हफ्ते के बाद मैं आऊँगा वापस आपके पास, जब तक आप रहमान से बात कर लीजिए। तो सुभाष जी ने 1 हफ्ते के बाद फिर से मुझे फ़ोन करवाया अपने असिस्टेंट के ज़रिए, और मैं बोले मैंने रहमान से पूछ लिया है और वो बहुत खुश हो गया है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बोला नहीं ठीक है, आपने अगर बोल दिया, पूछ लिया, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें आपके गाने किसना फिल्म में आपके गाने ज़्यादा हैं, ए.आर. रहमान साहब के कम, तो ये एक चुनौती की बात है आपके लिए? किस तरह की चुनौती आपने महसूस की? चुनौती तो जब रहमान साथ में था तभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि चुनौती को एक्सेप्ट करना ही मेरी पर्सनालिटी के अंदर है। वही काम करना मैं पसंद करता हूँ जिसमें चुनौती हो, नहीं तो मैं शायद इतना अच्छा काम कर भी नहीं पाता। अगर रहमान नहीं होता तो मैं उतना ध्यान भी नहीं देता था। रहमान को रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, लेकिन जब साथ में काम करने की बारी आई तो मैंने कहा तो मुझे अपना हुनर दिखाना ही होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि उस लड़के के अंदर इतनी ईमानदारी है, रहमान के अंदर, कि उसने खुद कहा मुझसे और सुभाष घई से भी कहा कि इतना अच्छा काम किया इस्माइल ने किस्ना के अंदर। तो बहुत अच्छी बात यही लगती है उसकी हमेशा, कि वो काम को एक्सेप्ट करता है, अच्छा लगेगा तो बोलता है, वो रुकता नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को? मेरा एक गाना आप जरूर सुनाइए जो मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से सारे लोगों को बहुत पसंद है, तड़प तड़प के। तो ये तड़प तड़प के इसलिए बहुत पसंद है, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब संजय से साइन नहीं हुआ था मेरा और 4 महीना हो चुका था, तो मैंने संजय को एक दिन शाम को बहुत नर्वस होकर फ़ोन किया था। तो संजय ने मेरी आवाज़ पहचान लिया और कहा कि आप बहुत अपसेट दिख रहे हो आज। मैंने कहा हाँ, मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। तो बोले अभी आ जाओ आप। तो मैंने जब वो गाना संजय को सुनाया था पहली बार तड़प तड़प के, तो संजय ने 9 बार सुना उस गाने को और इतना रोया था वो गाना सुन के, इतना रोया था कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया यार, क्यों रो रहा है। तो उस गाने का दर्द उस रोज़ मुझे समझ में आया जब संजय ने 9 बार सुना उसको। मैं तो अपने स्ट्रगल के दर्द में ही घूम रहा था, लेकिन असली जो गाने का पावर है ना, वो उस रोज़ मुझे समझ में आया। संजय साहब, हाँ, कि इतना खतरनाक तो मतलब मैंने किसी को रोते ही नहीं देखा है। 9 बार सुनना कोई नोटा जोक मैंने नहीं सुना था 9 बार तो कभी। उसके बाद जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे ये गाना, तो 5 दिन उसका रिकॉर्डिंग चला था। आप यकीन नहीं मानेंगी, 5 रोज लगातार संजय रो ही रहा था। अच्छा। जब भी हम ट्रैक सुनते थे ना, बस वो ऐसे ऐसे रोना शुरू कर देता था। तो उसके आंसू देख के है ना, मुझे अचानक ऐसा लगता था कि मेरे आंसू बाहर नहीं आते थे। मैं यही सोचता था यार ऐसी क्या बात है। फिर उसके बाद इसी गाने में जब सलमान खान सेट के ऊपर, सलमान खान का एटीट्यूड सबको ही मालूम है, गाली देना, ये करना, बंद करो ये गाना, मुझे ऐसा लगता था यार ये सलमान खान मेरा गाना उड़वा देगा लगता है। बाद में उसने बोला यार मुझे बहुत तकलीफ होती है ये गाना बजता है, तो बहुत तकलीफ होती है, मैं तुम लोग को बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या तकलीफ होती है। वो भी बहुत रोता था। तो हमारा डायरेक्टर और हमारा जो हीरो है, ये दोनों है ना पेट भर के रोए। और इसकी तीसरी बात बताऊं, जब फिल्म कंप्लीट हुई तो ट्रायल देखी जाती है, इंटरवल जब होता था ना तो सारे लोग रो के बाहर निकल रहे, एक मैं अकेला खुश रहता था कि मेरी पिक्चर का गाना, चलो पहली पिक्चर बाहर आ रही है। सारे लोग रो के बाहर निकलते थे इंटरवल में और कोई किसी से बात ही नहीं करता था, बस चुप, पानी पी रहा है, कोई ठंडा पी रहा है, लेकिन सब वही मूड में वो वापस जाके बैठ जाते थे सीट पर और क्लाइमेक्स फिर वापस उधर ही होता है। तो ये एक अजूबा था उस गाने के अंदर जी। मतलब ये सारे आंसू और ये सारे दर्द उस गाने में इसलिए आए थे। हाँ, ये सारा दर्द हो सकता है मैं जब 13 साल की उम्र से जब अपनी माँ बहनों को छोड़ा था, अपने दोस्तों को छोड़ा था, अपने शहर को छोड़ा था, तो शायद वो दर्द उस दिन से ही बनना शुरू हो गया था। तो जो तड़प तड़प में आया है बाहर, अगर आप अभी वो दर्द फिर से उड़ेल सकें इस गाने में अपनी आवाज। दर्द तो खैर आज भी बहुत है, बस उस दर्द को निकालने वाला चाहिए। बेजान दिल को
बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम के सितारे, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने संगीतकार इस्माइल दरबार। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। गा तू ऐसी धुन में गा, गीत ऐसा कोई गा, छूले जो दिल मेरा, रा 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 रा। अच्छा इस्माइल दरबार साहब, ये हमें बताइए कि पहले आप वायलिन बजाया करते थे, बतौर वायलिन वादक आपने काम किया, तो आपके संगीत पर क्या इसका कुछ असर रहा है, कुछ फायदा आपको मिला है वायलिन वादक होने का? मुझे लगता है सारे फायदे वायलिन से ही मिले हैं मुझे।
फिल्म इंडस्ट्री में गाना रिकॉर्डिंग बजाने से पहले मैं अपनी मायरा टीचर के जरिए मैंने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बजाया अंग्रेज़ों के साथ। तो एक माहौल मिला सिम्फनी का मुझे। तो काफ़ी साल मैंने है ना सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ही बजाया, जो वहाँ से सब अंग्रेज़ आते थे, यहाँ पर टाटा थिएटर में परफॉर्म होते थे। तो वो एक जो फील था ना मेरे अंदर ऑर्केस्ट्रेशन का, एक करेक्ट परफेक्शन, जो हम लोग सुबह 6 बजे रिहर्सल होता था जहांगीर आर्ट गैलरी चर्च गेट, तो 4 बजे उठ जाओ, वहाँ 6 बजे टच हो जाओ, क्योंकि सारे लोग नौकरी वाले थे, एक मैं ही बेकार था उस वक्त। बाकी लोगों को ड्यूटी पे जाना रहता था, तो 8 बजे रिहर्सल खत्म, तो 6 महीना रिहर्सल चलना, और एक जो परफेक्शन होता था, वो जो उन लोगों का जो स्टाइल है, उसके बाद मैं फिल्म रिकॉर्डिंग तो बजाने लगा। तो वो ऑर्केस्ट्रेशन का फील जो आपको मेरे गानों में हमेशा नजर आएगा, तो वो भी कुदरती है। उस वक्त मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या है यार, सुबह सुबह 4 बजे उठो, फिर 6 बजे पहुंचो, 1.5 घंटा रिहर्सल होती है, वापस पैकअप करके घर आ जाओ। जी। तो वो सब तैयारी आज भी करते हैं आप गाने की, मतलब गाना कंपोज करने से पहले वो उस तरह की तैयारी? नहीं, अभी वो सारी तैयारी उस वक्त ऊपर वाले ने इसलिए करवा दिया कि आज मुझे वो सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सारा कुछ उसी वक्त भर गया था, अंदर से पता नहीं चल रहा था। जब सिचुएशन आती है या सामने वाला बोलता है कि हमको ऐसा म्यूजिक चाहिए, ऐसा सिचुएशन है, तो ऑटोमेटिकली अंदर है ना वो सारी चीज़ें रिपीट होती है और वो सुरों के जरिए बाहर आती है। जी। अच्छा, कुछ चुनिंदा फिल्में ही आप करते हैं, ऐसा क्यों है? मुझे समझने वाले डायरेक्टर ही चुनिंदा है, अब मैं भी क्या करूं। आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि पुराने संगीतकारों को आप पसंद करते थे और बहुत सारे नाम भी बताए आपने, मतलब कौन से संगीतकार आपकी प्रेरणा रहे हैं? मैंने कहा ना, इतने सारे नाम बताए थे मैंने, मदन मोहन साहब, जयदेव जी, सलीलदा और मतलब रोशन साहब। जी। गाना जब कंपोज करने चलते हैं तो कोई एक नाम आपके जहन में आता होगा? नहीं, मेरे जहन में ये सारे नाम ही। मैं वैसे जब गाना कंपोज करता हूँ ना, आप यकीन मानिए, मैं उस वक्त कुछ नहीं सोचता हूँ। उस वक्त मेरा सबसे बड़ा गुरु रहता है राइटर, जिसने गाना लिखा है, और मैं गाना राइटिंग पे कंपोज करता हूँ। तो बस वो राइटिंग मुझे उस वक्त जहाँ ले जाती है मैं वहाँ चले जाता हूँ। तो उस वक्त जो भी राइटर है वो मेरा गुरु है। मैं इसलिए राइटर को एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर राइटर अच्छा लिखे नहीं ना तो अच्छा गाना कंपोज हो ही नहीं सकता है जी। ये खास बात है। और ट्यून पहले से बनाने के बाद भी राइटर को करेक्ट उसका नोट्स को समझ के अल्फाज लिखना, इसमें भी राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आजकल जो म्यूजिक नहीं चलना है तो उसका सबसे बड़ा कारण राइटर है। मतलब आप पहले गाना देखते हैं, उसके बाद कंपोज करते हैं, धुन उसके बाद बनाते हैं? बिल्कुल। मतलब आजकल जो चलन है कि पहले धुन तैयार हो गई और उस बीट पर गाना लिखा जाता है, ऐसा? आजकल तो गाना बीट पे पसंद होता है ना, गाना क्या है किसी को पता ही नहीं, इसलिए म्यूजिक के ये हाल हो गए। अच्छा, एक गाना कंपोज करने में कितना वक्त लग सकता है आपको? एक गाना कंपोज होने में 5 मिनट भी लगते हैं, 5 महीना भी लगता है। डिपेंड करता है कि कैसा करता है। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में आप गाते थे, गुनगुनाते थे, वायलिन बजाते थे और पूरा माहौल गायन का था, तो विविध भारती आप सुना करते थे कि नहीं? क्या अहमियत है विविध भारती की, किस तरह की यादें हैं, कुछ बताएंगे? विविध भारती तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग जन्म लिए तब से ही सुन रहे। कोई खास कार्यक्रम आपको याद? हमारे बाप दादाओं ने सुना है, तो मैं तो बहुत जूनियर हूँ इस मामले में। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो बचपन में सुने हुए कोई गाने, बचपन में गाए हुए गाने इस वक्त याद आ रहे हैं जो इस वक्त हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं सुनने सुनाने से बहुत दूर था। अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूँ कोई गाना सुन लिया, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो कोई गाना सुन लिया, कहीं बज रहा है तो सुन लिया। मेरा एटीट्यूड बचपन से वही रहा। मैं घर में स्पेशल कभी कोई चीज सुनता नहीं था, ना मेरे घर का माहौल था। हमारे घर का माहौल बिल्कुल था ही नहीं वैसा कि होता है ना कि म्यूजिकल फैमिली जरूर थी, लेकिन म्यूजिक से कोसों दूर थे सब। म्यूजिक के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं, किसी की नहीं। सिर्फ मेरे फादर, जो मेरे वालिद साहब थे, वो, फिर मैंने सीखना शुरू किया तो हम दोनों म्यूजिक पे बात करने लगे। फिर मेरे जो बड़े भाई साहब है यासीन दरबार, जो आजकल वो भी म्यूजिक दे रहे हैं, तो हम तीन ही म्यूजिक पे बात करते थे। हमारे घर की जितनी फीमेल है ना, लेडीज जितनी है, वो बहुत दूर म्यूजिक से। मेरी मम्मी को तो आज भी नहीं मालूम मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। ये मेरी फिल्म का गाना है। तो आप बताते हैं कि नहीं उनको कि कंपोज कर रहे हैं गाना? बताते हैं ना। अभी मेरी वाइफ आयशा ने पूछा मेरी मम्मी से कि आपको किसका म्यूजिक अच्छा लगता है, तो बोले इस्माइल का अच्छा लगता है। तो उसने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसलिए कि आपका बेटा है? बोले इसलिए नहीं, इसलिए कि इसका म्यूजिक अलग लगता है। अच्छा। तो मैं बोला ये तो म्यूजिक तो कभी सुनने का शौक नहीं है। बोले सुनने का नहीं, लेकिन जब से टीवी आया तो हम लोग देख तो रहे ना, तो देखने से पता चलता है कि इस्माइल सबसे अलग काम करता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो इतने सालों से मुझे लग रहा था कि यार मेरी मम्मी तो कुछ बोलते ही नहीं है मेरे बारे में, एक आपको अंदर से होता है ना कि मेरी माँ बोले कि यार मेरा बेटा तो क्या सॉलिड है, वो वाली बात ही नहीं। वो अगर आयशा ये सवाल नहीं करती मम्मी से तो शायद ये भी बात पता नहीं चलती। अभी मम्मी के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे, अगर वो रेडियो सेट के करीब हो, सुन रही हो? मुझे एक गाना बहुत पसंद था जो इस वक्त अगर मुझे याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो, हाँ,
एक था बचपन एक था डर। ये गाना मुझे ना पता नहीं, जब भी मैं गाता हूँ ना वाकई मेरे अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाती है। क्या है कुछ पता नहीं, बट इस गाने को जब आप भी सुनेंगे तो आप इस चीज को महसूस जरूर करोगे। तो मतलब मैंने इतना खूबसूरत गाना अपनी लाइफ में नहीं सुना। जब भी गाता हूँ, मैंने खाली एक लाइन ऐसे खाली उसके बारे में जिक्र किया तो मुझे अंदर से तकलीफ होनी शुरू हो गई। है कुछ तो बात है उसके अंदर। हालांकि मुझे आप यकीन मानिए, अभी आप मुझसे पूछो कि किसका म्यूजिक है, किसने लिखा था, वो भी नहीं मालूम, लेकिन है बहुत पावर है उस गाने के अंदर। मैं जब भी गाता हूँ बहुत उदास हो जाता हूँ, पता नहीं मैं कुछ अलग ही दुनिया में चले जाता हूँ। कोई खास बात जुड़ी है क्या उस गाने से या यूं ही? ये तो मैं भी नहीं जान पाया आज, लेकिन मुझे ये गाना बहुत छूता है दिल को। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अब ये बताइए कि आपने जो गाने कंपोज किए हैं, वैसे तो सारे गाने हो सकता है आपको प्रिय हो, लेकिन उनमें से कुछ 2-4 गाने ऐसे हैं जो आपको बेहद अनूठे लगते हों। मेरी एक फिल्म हम दिल ले चुके सनम का एक गाना है झोंका हवा का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात हो बताना चाहें? उस गाने से जुड़ी हुई उस गाने की एक खास बात ये है कि आपने बासु मनोरी का नाम तो काफी सुना होगा, जो पंचमदा के अरेंजर भी थे और वो खुद बहुत बड़े कंपोजर भी थे। तो बासुदा ने मुझसे इस गाने की रिकॉर्डिंग में मुझसे अंदर आके कहा था, तुमको मालूम है तुमने 4 राग में गाना बनाया? मैं बोला नहीं दादा मुझे नहीं मालूम।
4 राग चल रहा है तुम्हारा गाने के अंदर, और कैसा जा रहा है कैसा आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम अंदर आके गाना सुना हूँ। बोले हमको पंचम बुला बुला के थक जाता था, लेकिन हम अंदर जाके कभी गाना नहीं सुनता था। लेकिन आज पता नहीं इस गाने में क्या पावर है कि जो मैं अंदर आ गया और मैं ये गाना सुना। तो मुझे अपने सीनियर लोगों से ऐसी बातें सुनना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग मुझे पसंद करते हैं जो म्यूजिक में गड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी चमचागिरी नहीं की लाइफ में। तो मैं बासुदा को उस दिन से बहुत प्यार से देखने लगा। उस दिन से मतलब ये सोचता था कि यार ये दादा तो बहुत कमाल के आदमी है। अभी तो वो रहे नहीं, खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो नहीं, आज उनकी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने तब बताया, तब मुझे पता चला कि मेरा गाना 4 राग में। मैंने कहा मैं वेस्टर्न क्लासिकल जानता हूँ, इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा नहीं है। झोंका हवा का जो हरिहरन ने बहुत अच्छा गाया है, और आप सुनिए वो गाना। और महबूब ने इतना खूबसूरत लिखा है वो गाना, आप सुनेंगे तो ही वो आप महबूब को भी याद करोगे। बिल्कुल सुनते हैं। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता हो गाना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता हो गाना, बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता हो गाना। ठंडी हवाएं रातों में तुझको थपकियां देती होगी ना, चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना, सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदें उड़ाती होगी ना, मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना, मैं देखता हूँ छुप छुप के तुमको महसूस करती होगी ना, झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। कागज पे मेरी तस्वीर जैसी कुछ तो बनाती होगी ना, उलट पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना, हंसते हंसते आंखें तुम्हारी भर भर आती होगी ना, मुझको ढका था धूप में जिससे वो आंचल भिगोती होगी ना, सावन की रिमझिम मेरा तराना याद दिलाती होगी
होगी ना। एक एक मेरी बातें तुमको याद तो आती होगी ना, याद तो आती होगी ना, याद तो आती होगी ना। क्या तुम मेरे इन सब सवालों का कुछ तो जवाब दोगी ना। इसी तरह मेरा टाइटल सॉन्ग हम दिल दे चुके सनम, वो भी 4 राग में। अभी 4 राग में घूमना ही नोट अ जोक, बहुत मुश्किल काम है जी। अगर मैंने सीखा होता तो शायद मैं घूमता ही नहीं था, एक राग से दूसरे राग में पलट के वापस आ जाता था। तो ये मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट है वायलिन सीखने का और वेस्टर्न क्लासिकल सीखने का, ताकि पूरा मैदान खुला है। आजाद कंपोजर हूँ मैं, और मैं कभी हारमोनियम पे कंपोज नहीं करता हूँ। जब भी मैं कंपोज करता हूँ सिर्फ लिरिक्स सामने होता है, मेरे सारे सुर अंदर है, उसको बाहर निकालना है बस। करे सितम तुझ पे मिटेंगे हम, तेरी कसम। सनम थामा है तुम्हारा ही ये दामन, हम भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम, भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम। अच्छा, वायलिन का जिक्र आया, आपने कहा कि आपके गानों पर वायलिन का काफ़ी प्रभाव रहता है, तो वायलिन के सुर अकेले में जब होते हैं तो आज भी छेड़ते हैं आप? नहीं, क्या हो गया कि बहुत जब मुझे पहली फिल्म मिली ना, हम दिल दे चुके सनम, तो संजय ने एक शर्त रखा मुझसे कि या तो आप वायलिन बजाओगे या तो आप म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे। और मैंने एक सेकंड नहीं लिया उस बात के लिए सोचने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वायलिन छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा मेरी एक शर्त है, वायलिन पे मेरा पूरा फैमिली चल रहा है, तो आपको मंथली बेस पे मुझे पगार देनी होगी। तो बोले कितना कमाते हो आप? मतलब 20-25 हज़ार तो मैं आराम से कमा लेता हूँ मंथली वायलिन में ही।
तो आपको उतना तो देना ही पड़ेगा। आप कितना भी महीने काम करवाओ मुझसे, 2.5 साल करवाओ, 3 साल करवाओ या 10 साल करवाओ, मुझे अच्छा है ना, मैं एक ही काम कर रहा हूँ। तो ये संजय का बड़प्पन है, एक तो चांस दो, ऊपर से मंथली इतना पैसा भी दो जी। बहुत मुश्किल काम है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे संजय जैसा डायरेक्टर मिला जिसने मुझे हर जगह संभाला। ऑर्केस्ट्रा मैं बोलता था मुझे बड़ा ऑर्केस्ट्रा चाहिए, तो बड़ा ऑर्केस्ट्रा दिया, जो जो चाहा ना उसने सब कुछ दिया मुझे। तो ये उसकी वजह से एक्चुअली मैं इतना अच्छा म्यूजिक कर पाया, हम दिल दे चुके सनम का। आखिर में मैंने उससे कहा कि मुझे मास्टरिंग लंदन में करना है, तो संजय ने खुद कहा कि मास्टरिंग क्या होता है भाई। मैंने कहा मास्टरिंग ये होता है कि जैसे लॉन्ड्री में हम लोग कपड़े डालते हैं तो कांजी होके आता है तो कैसे कड़क लगता है ना, एकदम नीट और क्लीन, तो ये म्यूजिक का मास्टरिंग भी वैसा ही होता है। फिर वो लंदन भी लेके गया मुझे। अच्छा, दुनिया भर के किन गायकों की आवाजें आपको पसंद आती हैं? मुझे सबसे ज्यादा लता जी बहुत पसंद है। मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लता जी जैसी सिंगर पैदा हुई। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने आज तक उनके साथ काम नहीं किया। उसके बाद मुझे रफ़ी साहब बहुत पसंद, किशोर दा भी बहुत पसंद, मुझे मुकेश जी भी बहुत पसंद थे। तो मुझे जितने उस फ्लेवर के जितने सिंगर्स हैं, आशा जी, मतलब ऐसे सिंगर्स अगर आज मुझे मिल जाए ना तो मैं तो सच्ची जाने तो अभी कुछ बोलने में मजा नहीं। आज के दौर के कुछ गायकों के नाम बताइए। आज के दौर के जो गायक हैं जिनसे आप गाना गवाना चाहें, ऐसे कोई हैं? आज के दौर में भी मैं लता जी को मिस करता हूँ, आज के दौर में भी मैं रफ़ी साहब को मिस करता हूँ, किशोर दा को मिस करता हूँ, मुकेश जी को मिस करता हूँ। मेरा पिछला दौर भी वही था, आज का दौर भी वही है। हालांकि आज के जितने भी सिंगर है, ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छा नहीं गा रहे हैं, लेकिन उन लोगों में जो एक पावर था वो मिसिंग लगता है मुझे कहीं ना कहीं। हो सकता है हम कंपोजरों में ही वो पावर नहीं है। इस्माइल दरबार साहब, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ खास तौर से कहना चाहते हैं संगीत दुनिया से जुड़ी हुई? मैं एक मैसेज देना जरूर चाहूँगा, संगीत सुनो मगर अच्छा, गलत संगीत को एक्सेप्ट मत करो, वरना संगीत संगीत नहीं रहेगा। क्या होता है ना, गलत संगीत एक्सेप्ट होने के बाद से ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमको आकर बोलते हैं ये गाना मार्केट में बहुत चल रहा है। उसको एक्सेप्ट कौन करता है? हमारी पब्लिक। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर एक्सेप्ट करो तो वो काम को एक्सेप्ट करो जिसमें कुछ बात हो, जिसमें हमारे कंट्री का नाम हो। ऐसा म्यूजिक मत एक्सेप्ट करो जिससे हमारी कंट्री का नाम भी डूबा चला जा रहा है। आज का म्यूजिक कहाँ चले गया आप सोचो, सारी कंपनियां बंद होती चली जा रही है। क्या रीजन है ये? अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत। बाहरे बा तेरी कुदरत, बाहरे बा तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत। कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी है मिलन कभी फुरकत, है यही क्या वो मोहब्बत। बाहरे बा तेरी कुदरत, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। इस्माइल दरबार साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतना सारा वक्त दिया, इतनी रोचक बातें बताई, गानों से जुड़ी हुई, संगीत से जुड़ी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना, नाना चंदा तू नहीं आना,
दम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे। अरे नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं। जुल्फों में तू खो जाने दे। अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं। प्यार तो नाम है सब्र का हमदम। वो ही भला बोलो कैसे करें हम। सावन की राह जैसे देखे मोर है। रहने भी दो जाने भी दो अब छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना। ये समा कुछ और है। ये था संगीतकार इस्माइल दरबार से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम। हम दे चुके सनम। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का जादू आपके दिल पर जरूर चला होगा। तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, तू मुझको भूल गया। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान ने किया। विविध भारती की ओर से सरगम के सितारे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।